आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ करेक्शन करवाना है, पहले वो देख लेते हैं। हमने सेकंड लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी आया था, जिसे हमने K से रिप्रेजेंट करा था। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे थे तो यहाँ पे हमने K रखा था, K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आया था। इस K की वैल्यू मैंने उस टाइम पे बाय मिस्टेक 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखवा दी थी, जो कि गलत वैल्यू है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी करेक्ट वैल्यू है, या एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन r जो कुछ भी रखना चाहें, लेकिन ये न्यूमरेटर में ना आके डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, उस टाइम पे बाय मिस्टेक कुछ गलती से हो गया होगा, तो आप इसको करेक्ट कर ले। जहाँ जहाँ पे भी आपने 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ इसको करेक्ट करके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें। ठीक है, ये करेक्शन था K के लिए। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड को आपने सभी ने पढ़ा हुआ है बचपन से। जैसे एक अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। जैसे कि वो ग्रेविटेशन फील्ड क्या करता है, सपोज करें कि ये अर्थ है, यहाँ तक उसका ग्रेविटेशन फील्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पर ले जाके छोड़ते हैं तो वो अर्थ के पास वापस आ जाएगी। उसको और ऊंचाई पर ले जाते हैं, यहाँ से अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो वापस वो अर्थ की सरफेस पर आ जाएगी। अगर उसको और हाइट तक ले जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, अगेन अर्थ की सरफेस पर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस फील्ड के बाहर ले जाते हैं, अब यहाँ पर अगर उसको छोड़ देंगे तो दोबारा अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाएगी। इसका रीजन ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है लगता तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, लेकिन इस डिस्टेंस पर जाके इतना ज्यादा वीक हो गया है कि इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाने में कैपेबल नहीं है। तो यहाँ तक का ये जो रीजन है अर्थ के सराउंडिंग का, इस रीजन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ तक लग पा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर है, इसके आसपास एक रीजन होगा। यहाँ पर अगर मान लो हमने कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, इस लोहे के टुकड़े के ऊपर ये मैग्नेट जो है अपना अट्रैक्शन फोर्स अभी नहीं लगा पा रही, रीजन है कि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा पास में लेके आते हैं तो शायद हो सकता है कि इसका अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उसने मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो यहाँ से कुछ एक रीजन इस तरह से बनेगा जो क्या कर रहा है कि इसके आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट कर रहा है जहां पे ये अपना मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई कर पा रही है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर सपोज करते हैं चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो इस चार्ज के सराउंडिंग में भी वो रीजन क्रिएट होगा जहां तक कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है या कोई रिपल्शन नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फील्ड के बाहर है। लेकिन यही इसके प्लेस पे हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर रख देते हैं, तो अब इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, यही अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। अगर इसे उठा के हम इस फील्ड के बाहर रख देते हैं तो अब कोई फोर्स नहीं लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी फील्ड के बाहर हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन करेंगे, द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। देखिए, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कोई दूसरा मास उसको एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस नहीं जब तक कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई मैग्नेट ही उसको अट्रैक्ट या रिपल करने के लिए मौजूद नहीं है। सिमिलरली इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कोई दूसरा चार्ज उसमें अट्रैक्ट या रिपल होने के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में बोला है, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। तो कोई अदर चार्ज जब तक मौजूद है तभी तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। सपोज करें कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब मेरे हाथ पर लाइट
स्ट्राइक करा रहा है, इंसिडेंट करा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस बल्ब के पास में अपने हाथ को रखूंगा तो लाइट ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं अपने हाथ को दूर ले जाऊंगा, जो लाइट इस बल्ब की वजह से मेरे हाथ पर आने वाली है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक। तो अपने सोर्स के जितने ज्यादा पास होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, और सोर्स से जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी लाइट की। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी, जैसे कि मान लो कोई चार्ज ये है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। ये दोनों चार्ज जितने ज्यादा पास होंगे उतने ही ज्यादा एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं, और जितने ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही कम फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं। तो फोर्स मतलब की जो वैल्यू होगी उसको हम इंटेंसिटी से मेजर करने वाले हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे कि सपोज कूलम्ब्स फोर्स जो लगेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, ये वाला चार्ज Q है, ये वाला चार्ज Q0 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स लगने वाला है F = 1/4 pi epsilon naught Q0 बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको R सपोज कर लेते हैं, R² होगा, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। अब कूलम्ब्स फोर्स यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, ये हम सपोज कर लेते हैं सोर्स है, और ये सपोज कर लेते हैं टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। टेस्ट चार्ज वो होता है जो एक्सटर्नल सोर्स में रखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला चार्ज हुआ उसको हम सोर्स चार्ज बोलने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को अगर हम मान लें कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इस Q0 को गायब करने के लिए दोनों साइड Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। Q0 से Q0 कैंसिल, तो F/Q0 ही यहाँ पे बन जाता है E। E इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जाता है F/Q0। तो यहाँ पे F जो है कूलम्ब फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, यहाँ पे Q0 चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, ठीक है। तो E की जो यूनिट बन जाती है दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशन फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T⁻², और जो C कूलम्ब का फार्मूला होता है वो होता है AT। रेसिप्रोकल इस P ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा mL/T⁻³ A⁻। इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन होगी जो कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन होगी। सपोज अब कैसे समझते हैं इसको कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेचर का है। जनरली हम मानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। अगर मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है तो यही फोर्स अब आउटवर्ड ना लगते इनवर्ड लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन अब अंदर की तरफ हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इनसाइड हो गई है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे। तो E = F/Q0 यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम्ब, डायमेंशन फार्मूला mL/T⁻³ A⁻ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और है कि अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फार्मूला उसी तरह से निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला था। E = F/Q0। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम्ब जो फोर्स होता है उसका फार्मूला था 1/4 pi epsilon naught Q0/R², और डिवाइड अपन में 1/Q0 ये चला जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q/R², ठीक है। अगर हम सपोज करें कि जो चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और ये तो खुद में ही कांस्टेंट है, तो E = ये सबको मिला के नया कांस्टेंट मान लेते हैं C/R²। एक्चुअली जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और जब हम कांस्टेंट हटाने तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे तो 1/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो हमने अभी देखा था।
अगर मान लो दो चार्ज पास में रखे हुए हैं तो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, सेपरेशन बढ़ जाता है, तो एक दूसरे पे फोर्स भी कम लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव है, तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अभी सोर्स चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा, ठीक, तो ये फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लगाएगा सपोज, ठीक, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रखा हुआ होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर रखा हुआ होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर होगा तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। तो ये हमारे पास बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इट इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सोर्स चार्ज से दूर होते हुए या पास आते हुए जो भी पाथ ही फॉलो करते हैं उस पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की डायरेक्शन में बनेगी। और यही अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए देखना चाहें, नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं, मान लो ये नेगेटिव चार्ज हमारा सोर्स चार्ज है, अगर हम इसके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर रख देंगे तो यहाँ से अट्रैक्शन मिलेगा, इधर रखेंगे यहाँ से अट्रैक्शन, इस तरह से सभी डायरेक्शन से उसको अट्रैक्शन मिलेगा। तो बताइए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड फ्लो करना चाहेगा इनवर्ट? ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में इनवर्ट फ्लो करना चाहेगा। तो जब पाथ इनवर्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे बनने वाली हैं? इनवर्ट। इस कंडीशन में देखिए कि पाथ जो है आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे बनने वाली हैं? आउटवर्ड। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो आउटवर्ड बनेगी और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इनवर्ट बनेगी। ठीक है, अब हम एक से ज्यादा सिस्टम, एक से ज्यादा चार्जेस रख के देखते हैं कि जब एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हमारे पास सिस्टम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनने वाली है। ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस तरह से बिहेव करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। मान लें कि सबसे पहले अपना जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज जिसे हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज को ये जो सोर्स चार्ज है रिपल करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है तो दूर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही आगे बढ़ा था इस नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो ये सीधा सीधा पाथ फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर होता, ठीक, तो यहाँ पर होता तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन कम हो जाता है और इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन बढ़ने लगता है क्योंकि इससे पास में डिस्टेंस में आता जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इससे अट्रैक्शन पा के वापस इसकी तरफ मुड़ जाएगा। नीचे अगर अपन रखते हैं इस पॉइंट पे तो वापस अट्रैक्शन मिलके इधर की तरफ मुड़ जाता। और देखिए सभी जगह से मुड़ते हुए इस तरह से आता जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा होता, इस डायरेक्शन उसको रिपल्शन मिलता, अब यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन नहीं मिल पाया, इसलिए वो सीधा सीधा निकल गया। अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी ऐसे एरो, यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्शन मिला, फिर उसके बाद अट्रैक्शन खत्म हो गया तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं तक ही बनाई है इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। अब सपोज करें कि कहीं दूर से कोई टेस्ट चार्ज आ रहा होगा तो सीधे सीधे इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कहीं से आ रहा होगा तो इसकी तरफ मुड़ जाएगा, यहाँ से कहीं से आ रहा होगा तो इसकी तरफ मुड़ जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेगी एक सिस्टम की जहां पर अपने पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन के अपनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हो, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनने वाली हैं। जैसे सपोज करें हमारा सोर्स चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज रखा है वो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही है। अब यहाँ पे क्या करता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज जैसे हम कह रहे हैं वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है तो वो रिपल्शन की वजह से इधर चला जाएगा, यहाँ पे सीधा इस तरीके से ही जाएगा। ये हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस साइड की बना ली। सिमिलर वो भी इधर की भी ऐसी बनेगी। ठीक है,
अब देखते हैं कि अगर मान लो इस पॉइंट से निकलना स्टार्ट करता है तो उसको रिपल्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, अब पहले वाले केस में तो क्या था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, तो उस नेगेटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुला लिया। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ से ये जो टेस्ट चार्ज निकलेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है इसका रिपल्शन और मिल जाएगा, तो ये पाथ को डेविएट कर जाएगा। तो इस तरह से निकल रहा था और पाथ को डेविएट करता वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। इस केस में नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इधर नीचे मुड़ जाएगा। यहाँ से भी अपन वही कंडीशन देखते हैं, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी के जो पाथ हैं वो भी इसी तरीके से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलता है, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं, अगर डायग्राम देखते थे इक्वल डिस्टेंस पे, हाँ अभी हम दोनों ने जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल लिया है, तो बिल्कुल सेंटर में हमें पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट क्यों कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक। क्या होगा कि सपोज करते हैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉइंट पर ही बैठा हुआ है, ठीक। उसको ये वाला जो सोर्स चार्ज, जिसे हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, जो ए चार्ज है वो उसको रिपल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम सपोज कर लें, ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है सेम है। इन दोनों के बीच में जो मीडियम रखा हुआ है वही मीडियम इन दोनों के बीच में भी रखा हुआ है, जैसे हम एयर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एयर है तो यहाँ पर भी एयर ही है। सारी कंडीशन सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर मान लो ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम है, ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम है। ये अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों केस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सारी कंडीशन सेम है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ए और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस बी और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस, दोनों जो फोर्सेस हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0। अब नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो बताएं यहाँ पर इस चार्ज को कोई फोर्स नहीं लगने वाला। जब फोर्स कोई लगेगा नहीं तो ये कहीं पे भी मूव करेगा नहीं। जब भी कहीं पर मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है 0। रीजन क्या है कि यहाँ पर दोनों की वजह से नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, ठीक है। ये अगर हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो चार्ज है थोड़ा सा बड़ा चार्ज हो जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इसको बड़ा चार्ज सपोज कर लेते हैं, और ये जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज छोटा चार्ज है, ठीक है। तब देखिए बड़े चार्ज का रिपल्शन भी ज्यादा होगा और छोटे चार्ज का रिपल्शन भी कम होगा। तो इससे डिस्टेंस बढ़ा दी जाए और इससे डिस्टेंस घटा दी जाए तो एक पॉइंट हमें ऐसा यहाँ पर कहीं मिल सकता है जहां पे दोनों का फोर्स इक्वल हो सके, ठीक। अगर दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो अब हमें नल पॉइंट जो है पहले वाले केस में जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिल रहा था, अब हमें इस केस में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो और स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब कि जब हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं तो जो नल पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे हमें मिलता है, और जब हमारे पास इक्वल अमाउंट के चार्ज नहीं रखे हुए हैं तो जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यही हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है और ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिर्फ और सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती। कैसे उसको समझते हैं। सपोज कि यहाँ से कोई चार्ज अंदर की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पाथ से अंदर की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। यहाँ से इस पाथ से अंदर की तरफ आना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट बन जाएंगी। सिमिलर केस यहाँ पे भी इनवर्ट ही बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब अगर मान लो कोई बिल्कुल इधर की तरफ से आना चाह रहा है तो बिल्कुल अभी तो सीधे सीधे आएगा, लेकिन इस चार्ज से ज्यादा पास होने के कारण इसकी तरफ डेविएट हो जाएगा। दोनों के पास में जाना चाह रहा था वो तो, लेकिन इस वाले चार्ज ने ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर लिया तो इसकी तरफ मुड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी के सारी इनवर्ट बन जाएंगी, ठीक है। पहले वाले केस में मैंने एरो नहीं लगा पाया था, आप आउटवर्ड लगा लेना उसमें इन सभी लाइंस में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, लाइंस इनवर्ट बन जाएंगी। अब न्यूट्रल पॉइंट किस केस में भी मिलेगा, हाँ इस केस में भी मिलेगा। समझ लेते हैं कैसे।
अभी हम सपोज करते हैं कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है, ये जो दोनों चार्ज रखे हुए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, उस केस में क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये जो नेगेटिव चार्ज ए है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये जो बी वाला चार्ज है ये भी सेम अमाउंट वाला ही चार्ज है, तो ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड ये भी है, सेम मीडियम, सब कुछ सिमिलर कंडीशन होने पर जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए चार्ज अप्लाई कर रहा है स्ट्रेस चार्ज पे, वही फोर्स बी वाला चार्ज पे अप्लाई कर रहा है स्ट्रेस चार्ज पे। अब दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के हैं, सेम कंडीशन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी इस पॉइंट को कहेंगे अपन नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये केस हुआ हमारे पास 4, जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, नेगेटिव चार्ज की देखी थी, फिर 2 अनलाइक चार्जेस के लिए देखी थी पॉजिटिव नेगेटिव की, फिर हमने देखी लाइक चार्जेस के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव भी देख लिया और नेगेटिव नेगेटिव भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। चलिए तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओपन कर्व बनाती हैं और कंटीन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये जो सोर्स चार्ज है इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये सीधे सीधे चलता हुआ जाएगा। अभी क्लोज कर्व क्यों नहीं बनाती हैं, हमेशा ओपन कर्व क्यों बनाती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज सीधे सीधे जाएगा तो कभी भी ये ऑटोमेटिकली लौट के वापस इधर से नहीं आ सकता। जब ये लौट के वापस नहीं आएगा तो क्लोज कर्व नहीं बनाएगा, हमेशा ओपन कर्व बनाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर फोर्स ना लगे फिर फोर्स लगने लग जाए, फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगेगा ही सही। फोर्स अगर कंटिन्यूअसली लगेगा तो ये भी कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे और एक ओपन कर्व बनाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन एंड कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझते हैं आप कैसे। अगर मान लो यहाँ से भी एक चार्ज निकले और इस डायरेक्शन में फॉलो होते हुए जाए, सपोज करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब यूँ समझिए कि यहाँ पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो कोई चार्ज यहाँ से सीधा इधर जा सकता है या फिर इधर से आते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए जा सकता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे 2 फोर्स की डायरेक्शन हो, क्योंकि हमें फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसलिए कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी डायरेक्शन में रहेगी। सेम डायरेक्शन में आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिल सकती, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कहीं पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को, डायरेक्शन को बताएगा, वैल्यू नहीं डायरेक्शन को बताएगा। जैसे ये जो स्ट्रेट लाइंस है इसमें तो कोई फर्क अपने को पड़ नहीं रहा। जैसे अगर मान लो एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी यहाँ पर कर्व बनेगी, जैसे यहाँ पर इस तरह से कर्व बनने वाली है। तो किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इस कर्व पे यहाँ पर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे और ये टेंजेंट हमें बताएगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है समझिएगा। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी। सपोज यहाँ से कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, अब ये पैरेलल नहीं है, ठीक। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमने एक मेटल के किसी कंडक्टर को रख दिया है। अब मेटल का कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर को रख दिया है। ये कंडक्टर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो चार्ज है जो यहाँ से फॉलो करता हुआ जा रहा था, अब देखना उसकी ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका पाथ होता है, पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
कैसे चेंज होगा, यहाँ से निकला तो था लेकिन अब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से सीधा सीधा चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जा रहा था तो देखिए अभी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन यहाँ से जा तो रहा था ऐसा, लेकिन इससे अट्रैक्ट होकर वो सीधा सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मेटल की सरफेस या कंडक्टर की सरफेस के बीच में एंगल जो बनने वाला है वो 90 डिग्री बनने वाला है। अब हम एग्जिट पे देखते हैं, जैसे यहाँ से वो चार्ज एग्जिट करता हुआ जाएगा तो एग्जिट करता जाएगा तो सीधे सीधे निकलेगा, फिर उसके बाद अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर किसी कंडक्टर को रब किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली एक्ट होती हैं। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लाइट चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो एक दूसरे पे लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, कह सकते हैं फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिससे ये दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच की, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और उसके बाद एक दूसरे के पास कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रही क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, तो अट्रैक्शन के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिपल्शन के कारण ये क्या होती है, डाइवर्ज होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक का मतलब समझ में आ जाता है हमें, चार्ज होता है, डाई का मतलब होता है दो, पोल मतलब पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, इस पे भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी Q है, इस पे पोलैरिटी पॉजिटिव है, इस पे पोलैरिटी नेगेटिव है। तो इस तरह से बने हुए सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो इस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस प्लेस्ड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बने सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका कन्वेंशन है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल जो डिस्टेंस इसकी 2a कंसीडर करते हैं या 2l भी लिख सकते हैं, 2l या 2a दोनों से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो हाफ डिस्टेंस a हो जाएगी और रिमेनिंग हाफ भी a हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने ये जो 2a है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, O जो है सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये दोनों इसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब देखिए जब भी कोई टर्म में मूवमेंट वर्ड ऐड हो जाता है तो मूवमेंट वर्ड बताता है उसकी रोटेट होने की टेंडेंसी को, क्योंकि रोटेशनल मोशन चैप्टर में हमने जब भी मूवमेंट देखा जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, तो वो बताता है रोटेट होने की टेंडेंसी को, घूमने की टेंडेंसी को। उसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी रोटेट होने की टेंडेंसी को कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन ये है, जैसे सपोज करें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है -q+q चार्ज है, दोनों का जो सेंटर है वो O है, जो लेंथ है वो 2a है, तो 2a की हाफ डिस्टेंस a हो जाएगी और रिमेनिंग हाफ भी a हो जाएगी। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2a है, तो q into 2a जो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको हम 2qa भी लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू 2qa हो गया हमारे पास। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब समझिए कि जो Q है, Q की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, ये A डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। ठीक है, कूलम का डायमेंशन फार्मूला होता है AT, मीटर का डायमेंशन फार्मूला होता है L, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LTA। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LTA, तो यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो फाइंड आउट करने वाले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दो पोजीशन इलेक्ट्रिक डायपोल की, दोनों पे 1 बाय 1 करते हैं। जैसे सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है -q+q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पर ही कहीं कोई पॉइंट है P,
अगर हमें इस पॉइंट P पर कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ना फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो इस पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वन बाय वन हम पहले एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ए हो गया है, ये वाला जो पॉइंट है बी हो गया है, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम ओ कहेंगे। टोटल जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की वो 2 है, इसे हम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहा जाता है। इसके बाद जो हाफ डिस्टेंस है उसे ए और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को भी ए से ही डिनोट करेंगे। अब इस एक्सियल लाइन पर कहीं कोई पॉइंट है P जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सपोज ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से x डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में होगा रिपल्शन, जिसकी वजह से इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये इसे हमने E1 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अभी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, तो यही डायरेक्शन होगी इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको हमने E2 से कंसीडर कर लिया है। अब एक चीज ध्यान में, एक चीज समझ में आ रही है हमें कि ये जो डिस्टेंस है कम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। अगर कम डिस्टेंस है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। तो E1 क्या होगा हमारे पास, E1 जो होगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B। इंटेंसिटी of electric field at P due to V। D की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E कंसीडर कर ली, E1 वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला भी हमने देखा था Q बाय R स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस जो है ये है, हमारे पास ये डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं है, टोटल डिस्टेंस है x, इस x में से इस a को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी हमारे पास x माइनस a, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास bp स्क्वायर। ठीक है, तो bp को कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में bp के प्लेस पर आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली निकालेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू a। यहाँ पे सेम लाइन आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। A की वजह से कितनी होगी, E2 हमने कंसीडर करा है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में AP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस है x में a को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x प्लस a होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ रही है कि ये जो E1 है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली है और E2 है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए E नेट इज इक्वल टू E1 में से E2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, E1 में से E2 को माइनस कर देते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन वाली जो वैल्यू है वो E1 की है और जो सेकंड इक्वेशन वाली वैल्यू को E2 की है, हम दोनों को वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x माइनस a होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x प्लस a होल स्क्वायर। जो कुछ भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारे पास जो आ रहा है कॉमन, इधर बचेगा x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लिया जा सकता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक,
तो a माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हमने कॉमन लिया था। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, नेगेटिव साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों काम को एक साथ कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, नेगेटिव साइन का भी मल्टीप्लाई करा रहा हूं, माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास बचा है 2x और 2x मिलकर 4ax हो जाएगा। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 4ax डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इस 4 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। किस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa इंटू 2x। ठीक है, 2qa अभी हमने देखा था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं p। ठीक है, तो रिमेनिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस में। तो ई नेट जो होगा, ई नेट का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो बन चुका है बस p 2px बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने वाले एक स्पेशल कंडीशन को लगा के, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल करने को आए और आपके पास बेसिक कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज स्पेशल कंडीशन के फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे। वो स्पेशल कंडीशन ये है कि जो x है बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द a। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल के साइज के। अब मॉलिक्यूल के साइज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है एज कंपेयर टू द ये x डिस्टेंस के। तो हम कंसीडर कर रहे हैं लेट x जो है वो बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू a। तो हम क्या कर रहे हैं, इस a को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 4। तो e नेट का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px टू द x टू द पावर 4। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब अगली लाइन में लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x टू द पावर 3। ये e नेट का फॉर्मूला आया है एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं एक बार फॉर्मूला बोल देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो क्लियरली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x क्यूब। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वही सेम न्यूटन पर कूलम ही रहने वाली, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्चुअल पोजीशन में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम है एक्चुअल के बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पहले वो डायग्राम बना लेते हैं इसका। सपोज यहाँ पास एक सिस्टम है जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो चुका है। ठीक है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल O बोलते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है 2a होती है, हाफ जो डिस्टेंस है वो a और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस भी a होती है। इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पर, इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। सपोज करते हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी बन जाएगा थीटा, और एडजेसेंट एंगल से ये वाला एंगल भी बन जाएगा हमारा थीटा। ठीक,
तो हमारे पास दो हो गए हैं। इसको हम पहले भी हमने E2 कंसीडर करा था, तो अभी भी E2 कंसीडर करेंगे, और इस वाले केस को हम E1 कंसीडर करेंगे। ठीक, E1 और E2 हमारे पास हो चुके हैं, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है POA बाय PGD। PGD क्या करेगी? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो PO स्क्वायर के प्लेस पे x और इसके प्लेस पे a रखा जा सकता है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AP की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब इन सिमेट्री से देखें तो ये जो वैल्यू है वही वैल्यू ये भी है, तो AP इज इक्वल टू BP, तो BP की वैल्यू भी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ चुकी है। ठीक है, तो AP और BP दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो हम B की वजह से निकाल लेते हैं, फिर A की वजह से निकालते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, जिस तरह से पहले लाइन लिखी थी वो हम दोबारा लिखेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP स्क्वायर। ठीक है, अब BP स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अगर BP की वैल्यू ये है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो BP स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डायरेक्टली। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। सिमिलरली यहाँ पे एक और लाइन लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट P। तो यहाँ पे E2 फाइंड आउट करना है। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP की जो वैल्यू है AP स्क्वायर की सिमिलरली वैल्यू आएगी जैसे ये आई थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझिए कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इधर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में एट सम एंगल पर हैं। ठीक है, तो उन दोनों के हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है वो भी इसी डायरेक्शन में, रियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो हम दोनों को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करना आपको 11th क्लास में सीखा होगा, जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उस डायरेक्शन में cos वाला कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट आता है। तो इस E1 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, इसी तरह से E2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो इधर की डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो E2 cos थीटा हो जाएगा, और नीचे की डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो E2 sin थीटा हो जाएगा। अब देखें मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 दोनों सेम है, एंगल भी सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो दोनों ही cos कंपोनेंट के कारण होगी, पहली E1 cos थीटा और दूसरी E2 cos थीटा के कारण होगी। तो हमें अगर यहाँ पे लिखना है तो एक पूरी बात लिखेंगे, सिंस E1 sin theta and E2 sin theta both are acting in opposite direction and having same magnitude, therefore they neglect the effect of each other, so the net electric field intensity will be because of E1 cos theta and E2 cos theta। तो यहाँ पर हो जाएगा E net is equal to the sum of E1 cos theta plus E2 cos theta। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, या हम कह सकते हैं कि इसको 2 टाइम्स लिखा जा सकता है E1 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख दिया। दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी। अब एक चीज और है, हम आप इसी ट्रायंगल को दोबारा लेते हैं POA। इन ट्रायंगल POA cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास A और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AP, तो cos थीटा हो जाएगा AO अपॉन में AP। AO की वैल्यू है A और AP की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 3, E नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2QA यहाँ पर ये a है। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पावर इधर 1 है उधर हाफ है, तो टोटल हो जाएगा 3/2। ई नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA को हमने पहले भी P कंसीडर करा था, अभी भी P कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जिस तरह से हमारे पास पहले एक्चुअल केस में बेसिक फार्मूला आया था, वही हमारा ये दोबारा इक्वेटोरियल के केस में बेसिक फार्मूला है। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यूनिट वही न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हम दोबारा वही केस कंसीडर करते हैं। अगर x जो है वो बहुत ही लार्ज है एज कंपेयर टू a, इफ x जो है वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई नेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय x टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आपने पहले वाले केस में याद होगा जो एक्चुअल केस में फाइनल फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बाय x क्यूब आया था। इस केस में आ रहा है केवल P बाय x क्यूब। तो हम एक रेशियो और निकाल लेते हैं। ये कोई हमारा फॉर्मूला बन गया E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और अपॉन में E एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्पेशल केस वाली कंडीशन में निकाल रहे हैं। 2P बाय x क्यूब ई एक्चुअल के केस में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय x क्यूब। ठीक है, ये से कैंसिल P क्यूब P बाय x क्यूब से P बाय x क्यूब कैंसिल, केवल बचा है 2। तो E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये कोई फॉर्मूला बना है, लेकिन ये किस केस में है? स्पेशल केस में, जब x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो एज कंपेयर टू a। ठीक, इसके बाद हम इन टॉपिक से जितने भी आज हमने टॉपिक पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे।